नमस्ते सबको। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और हम एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो पॉइंट्स आते हैं वो भी कवर कर रहे हैं ताकि आपको नीट क्रैक करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, आरटीजी कॉलेज जो है वो अहमदपुर में है, महाराष्ट्र अहमदपुर में। अगर अहमदपुर के आसपास से या लातूर डिस्ट्रिक्ट से कोई भी लोग इसको देख रहे हैं तो आके आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन पढ़ा था हमने। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जिनोगैमी। जिनोगैमी को और क्या कहते हैं? जिनोगैमी को और एलोगैमी भी कहा जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फर्दर 2 तरह से हो सकता है, मतलब एबायोटिक 2 तरह की एजेंसीज हैं और बायोटिक में एक ही लेंगे हम, एनिमल्स, ठीक है। तो एबायोटिक में आ गया एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइड्रोफिली में फर्दर 2 टाइप्स आते हैं, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये समझा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पिछले लेक्चर में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स देखिए, मेमाकोफिली पॉलिनेशन बाय एंट्स, एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, कायरोटेरोफिली बाय बैट्स, मेलेकोफिली बाय स्नेल्स, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स एंड ऑफियोफिली बाय स्नेक्स, ठीक है। ये आपको याद करना है। तो ये फर्स्ट जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने नेक्स्ट लेक्चर में भी, लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था। तो ये बेटा एक हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है। फिग फाइकस की जो स्पीसीज होती हैं, फिग जो है, अंजीर जो हम बोलते हैं, अंजीर जो है बेटा उसमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस मतलब बहुत सारे फ्लावर होंगे। तो फिग में 3 तरह के फ्लावर होते हैं, 2 फीमेल फ्लावर और 1 मेल फ्लावर होता है, ठीक है। 2 फीमेल फ्लावर में एक फर्टाइल जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकती है, एक स्टेराइल जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है। जो स्टेराइल फ्लावर्स हैं उनको हम और क्या कहते हैं? गॉल फ्लावर्स कहते हैं। तो वेस्ट जो है एग ले करने के लिए जो है वो एंटर करता है इस हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में, एग ले करता है, फिर एग हैच होते हैं। हैच होने के बाद उनसे लार्वे बाहर निकलते हैं, फिर वो लार्वे उन फ्लावर में जो ओव्यूल है उस पर फीड कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर के ओव्यूल पे वो फीड कर लेंगे। अब क्या होगा? वो लार्वे जो हैं वो अडल्ट वेस्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये लार्वे जो हैं जब अडल्ट में कन्वर्ट हो गए तब ये बाहर निकलेंगे। कहाँ से? इस ओस्टियोल से अगेन बाहर निकलेंगे। तब क्या होगा? रास्ते में इनको मेल फ्लावर्स मिलेंगे बाहर निकलते हुए, तो इनकी बॉडी पे जो है वो मेल फ्लावर जो है वो पॉलन ग्रेन चिपका देगा। फिर ये दोबारा जब किसी हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में एंटर करेंगे तो वहाँ पे जो इनकी बॉडी पे जो लगे हैं ना पॉलन ग्रेन, वो उस दूसरे फिग के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा और फर्टिलाइज करेगा। तो इस तरह से जो है वो वेस्प हेल्प करता है फिग को पॉलिनेट करने में। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन सेल्विया, जो आपने पढ़ा था, लीवर मैकेनिज्म पढ़ा था। देखिए यहाँ पे जो है बाइलोब्ड ही एंथर है, ध्यान से देखिए। बाइलोब बेटा इसमें कनेक्टिव जो है वो बहुत ही लंबा है। यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, इस तरह से हम देखते हैं ना, एंथर जो होता है वो इस तरह से होता है, एक साथ दोनों लोग जुड़े हुए होते हैं बाई कनेक्टिव। बट एज यू कैन सी इन सेल्विया कनेक्टिव थोड़ा लंबा सा है। अब इसमें एक लोब फर्टाइल है, एक लोब स्टीराइल है, ठीक है। तो बी जो आती है जैसे ही वो बैठती है स्टीराइल लोब पे, तो फर्टाइल लोब जो है वो अपने एंथर को उसकी बॉडी पे लगा देगा, अपने पॉलन को लगा देगा उसकी बॉडी पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्लोज्ड है सिग्मा बेटा, मतलब इस सेल्विया में आपको प्रोटैंड्री कंडीशन देखने को मिल रही है, मतलब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जब इन्होंने लगा दिया, इन्होंने मतलब बड़ी इज्जत दी जा रही है, ठीक है। एंथर से पॉलन ग्रेन लग गए बी की बॉडी पे। अब ये बी जो है फर्दर किसी सेल्विया में जाएगा, वहाँ पे हो सकता है वीथरिंग हो गई हो एंथर्स की, ठीक है। एंथर जो है वो ख़त्म हो गया है, तो बी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और यहाँ के स्टिग्मा पे क्या लग जाएगा?
वो पॉलन ग्रेन लग जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो क्या होगा, पॉलिनेशन इन सेल्विया। किसी ने नहीं मुझे पिछले लेक्चर में भी बताया, मैंने कहा था आप फिजिक्स वाले सर से पूछेंगे कि बेटा लीवर क्या हुआ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है तो ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। दूसरा गायनो पॉलिनेशन इन कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस में आपने पढ़ा होता है पॉलिनियम बनता है। तो इंसेक्ट्स जो हैं उस पॉलिनियम को उठा के ले जाते हैं ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक, इस ट्रांसलेटर से पकड़ के उठा के ले जाते हैं और दूसरे किसी फ्लावर पे डाल देते हैं। तो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म किसमें हुआ, कैलोट्रोपिस में। तो या फिर लास्ट हमने पढ़ा था एरिस्टोलोशिया में, जिसमें फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म था। देखिए पहले देखिए वर्टिकल होता है फ्लावर, इसमें देखिए ये जो आपको बाहर दिख रहा है ना, ये पेरियंथ है बेटा। आप जानते हैं पेरियंथ क्या होता है, जब आप सेपल और पेटल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उस कंडीशन में आप उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए प्रोटोगाइनिक कंडीशन देखने को मिल रही है, मतलब एंथर इमेच्योर्स है, मतलब पॉलन ग्रेन नहीं है, स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो चुका है। तो देखिए यहाँ से इंसेक्ट एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरह से हैं, डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स हैं फ्लोरल ट्यूब में, ठीक। अब क्या हुआ, थोड़े वो इंसेक्ट यहीं पे रहेगा, अंदर ही रहेगा, पर जब ये एंथर से पॉलन स्टिग्मा अब क्या हो गया, इमेच्योर है, ठीक। तो ये जो आपके पास पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होंगे, ठीक है, स्टिग्मा इमेच्योर नहीं है इन द सेंस कि हम ये बोल सकते हैं कि स्टिग्मा पे जो है वो क्या हो गया है, किसी ने पहले ही पॉलिनेट करा दिया है, ठीक है। किसने ये जो इंसेक्ट आया है इसी ने स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दिया है, इस पे जो है वो एक पॉलन ग्रेन दे दिए थे और वो अब जर्मिनेट कर चुके हैं। पर इसके जो एंथर्स हैं वो थोड़ा बाद में मैच्योर हुए, तब तक फ्लोरल ट्यूब में जो हेयर्स है वो सारे खत्म हो गए। तो अब ये इजीली बाहर जा सकता है। तो यहाँ पे घूमते घूमते इसकी बॉडी पे फिर से क्या लग जाएंगे, ये पॉलन ग्रेन लग जाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से ये फिर से किसी दूसरे एरिस्टोलोशिया में चला जाएगा, इसको डचमैन्स पाइप कहते हैं, उसमें एंटर करेगा, वहाँ पे फिर से स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देगा और फिर वहीं पे घूमता रहेगा। तब तक जो है वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर फ्लावर के एंथर मैच्योर हो जाएंगे, फिर वो उसकी बॉडी पे जो है पॉलन ग्रेन चिपका देंगे, फिर जो ट्यूब में हेयर्स हैं वो झड़ जाएंगे पूरे, फिर से वो बाहर निकलेगा, फिर से किसी दूसरे जो फ्लावर होगा उसमें एंटर कर जाएगा। तो ये हो गया पॉलिनेशन इन एस्ट्रोलोशिया। तो बात करते हैं हम व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। लेट मी टेल यू, जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, तब आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बारे में बताना होता है, एडवांटेज के बारे में भी बोलना होता है और डिसएडवांटेज के बारे में भी बताना होता है। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इज असर्टेन्ड, मतलब श्योरिटी होती है कि पॉलिनेशन होगी ही होगी। हो सकता है अगर कोई बाहर की एजेंसी नहीं भी है फिर भी जो है वो पॉलिनेशन ऑलमोस्ट हो जाती है। वेरी फ्यू पॉलन ग्रेन्स आर लॉस्ट, ठीक है, बहुत कम पॉलन ग्रेन का लॉस होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर नहीं जाना होता है, ठीक है। इट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ स्पीसीज, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, ठीक है, एक ही प्लांट के फ्लावर्स होंगे, तो क्या होगा, प्योरिटी मेंटेन रहेगी स्पीसीज की। अगर आपको किसी सुपीरियर कैरेक्टर को बचा के रखना है तो आप सेल्फ पॉलिनेशन से उस कैरेक्टर को बचा के रख सकते हैं। लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स, देखिए हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन में कई बार होता है कि कुछ कंडीशन की वजह से जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए तो एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसको एक्सटर्नल एजेंट्स की बहुत कम ज़रूरत होती है। इट इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स। आप समझ की बात को, पॉलिनेशन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसमें पॉलिनेशन होना ही होना है, पॉलन ग्रेन का लॉस कम होगा, स्पीसीज की प्योरिटी मेंटेन रहेगी और एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन डीमेरिट्स क्या आती हैं फिर सेल्फ पॉलिनेशन की, देखिए अगर एक ही प्लांट से आप बार बार जो है वो पॉलिनेट करा रहे, एक ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्या नई वैरायटी कोई बनेगी, नहीं बनेगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, तो नई वैरायटी कहाँ से बनेगी। नो न्यू वैरायटी इज प्रोड्यूस्ड एज देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, क्योंकि नए कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ तो नई वैरायटीज भी नहीं बनेगी। इट प्रोड्यूस वीकर प्रोजेनी विथ लेस वाइटिलिटी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोजेनी होगी वो थोड़ी वीक होगी, उसमें जो एनर्जी होगी ना, वाइटिलिटी मतलब उसका जो एनर्जी होगा वो थोड़ा कम होगा। न्यू प्रोजेनी आर बोर्न विद लेस अडेप्टेबिलिटी, अब उस प्रोजेनी में अडेप्टेबिलिटी क्यों नहीं होगी,
क्योंकि उसमें कोई भी नए कैरेक्टर्स जो हैं वो नहीं इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो हमेशा से जो सेल्फ पॉलिनेट हो रहा है वही कैरेक्टर है। तो प्रोजेनी में जो है वो अडेप्टेशन की अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, अडेप्टेशन उसमें बहुत कम होगी, ठीक है। द स्पीसीज में एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर, और फ्यूचर में हो सकता है कि स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। क्यों एक्सटिंक्ट हो जाए? क्योंकि फ्यूचर में कौन सी कंडीशन आएंगी उसकी श्योरिटी नहीं होती है। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन वाली स्पीसीज है वो अडेप्ट नहीं हो पा रही है तो फ्यूचर कंडीशन को फेस नहीं कर पाएगी और एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इसीलिए स्पीसीज में एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर। अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी आपसे सिग्निफिकेंस पूछा जाए आइदर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यू हैव टू टेल बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ओके। तो मेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग प्लांट होते हैं तो नए कैरेक्टर जो है वो बन सकते हैं। जब नए कैरेक्टर जो है कंबाइन हो सकते हैं मतलब वैरायटी भी जो है वो नई फॉर्म हो सकती है, ठीक है। सीड्स जो होंगे उसके वो ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट करने वाले होंगे। चलिए देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर अकर, ठीक है। न्यू वैरायटी में बी ऑरिजिनेटेड, सही है। सीड बिकम मोर वायबल एंड मोर टॉलरेंट, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना है ना कैरेक्टर्स का, तो दो मतलब जब अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स जो हैं वो जुड़ते हैं तो वो ज़्यादा सुपीरियर स्पीसीज देते हैं, तो इसलिए सीड्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं, ज़्यादा वायबल एंड मोर टॉलरेंट। अडेप्टेबिलिटी ऑफ न्यू प्लांट इंक्रीजेस, क्या होगा? जैसा हमने पढ़ा सेल्फ पॉलिनेशन में जो डीमेरिट है, एक तरह से ये बोल लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन में जो डीमेरिट है ना कि वो कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है, पर क्रॉस पॉलिनेशन की मेरिट उसके अपोजिट होगी कि वो कॉम्बिनेशन कर सकता है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन वाले प्लांट्स में, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन वाले प्लांट्स में अडेप्टेबिलिटी होगी। डीमेरिट्स देखिए, अब सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होंगे। अगर एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा तो प्लांट को पॉलिनेट करने में मुश्किल होगी। पॉलिनेशन इज अनसर्टेन, मतलब श्योरिटी नहीं होती कि प्लांट जो है वो पॉलिनेट कर ही पाएगा, ठीक है। देयर इज अ लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत सारे पॉलन का लॉस नहीं होता है क्योंकि यूजुअली एक ही प्लांट पे ट्रांसफ़र होना है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग प्लांट पे ट्रांसफ़र होना है तो क्या हो जाता है, बहुत सारे पॉलन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। प्योरिटी ऑफ स्पीसीज इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। सेल्फ पॉलिनेशन से हम किसी स्पीसीज की प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें दो अलग प्लांट से जीन्स ली होंगी तो वो फ्यूज़ करेंगी, तो एक स्पीसीज की प्योरिटी को मेंटेन रखना मुश्किल होता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस आ जाएगा। सेल्फ में क्या होता है, इट अकर्स, ये बहुत बार आप समझ चुके हैं, अब हम फटाफट से पढ़ेंगे। इट अकर्स इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पॉलिनेशन जो है या तो एक ही फ्लावर में होगी, मतलब उसी में मेल और फीमेल होंगे, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर में होगी, मतलब ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। इसके लिए दो अलग प्लांट होंगे और दो अलग प्लांट के दो अलग फ्लावर होंगे। देखिए पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन यूजुअली अकर्स बिफोर ब्लूमिंग, मतलब ऐसा हो जाता है कि पूरा फ्लावर खिला भी नहीं है उससे पहले भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता ना जब तक पूरा ब्लूम ना हुआ हो, फ्लावर पूरा ब्लूमिंग नहीं हुई हो। क्यों? क्योंकि अगर वो बंद है तो वो कैसे वो क्रॉस पॉलिनेट कर सकता है। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट नीड प्रेजेंस ऑफ अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशन को किसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसको अपने ही जैसे किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन इट नीड्स द प्रेजेंस ऑफ अदर्स प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज नियर बाई। इसको क्या ज़रूरत होती है, अपने ही जैसे किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत भी होती है। अब सेल्फ पॉलिनेशन इट डिपेंड्स लिटिल ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट, जबकि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे। प्योरिटी ऑफ स्पीसीज इज प्रिजर्व्ड इन सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ नॉट प्रिजर्व्ड इन क्रॉस पॉलिनेशन। कोई भी नई वेराइटीज़ नहीं बनती हैं सेल्फ पॉलिनेशन में और नई वेराइटीज़ बनती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेल आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की।
ये पहले बेटा मैं एनसीईआरटी से बाहर बता रही हूँ, आप अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ेंगे। जहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर की बात होगी वहाँ पे मैंने लगा दिया है छोटा सा लोगो एनसीईआरटी का, ठीक है। तो जब बार बार क्या होगा, सेल पॉलिनेशन होगा, सेल पॉलिनेशन होगा, उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। मतलब जो स्पीसीज हैं वो अडेप्ट नहीं हो पाती हैं एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए अगर स्पीसीज को सरवाइव करना है तो वो क्या करता है, अपनी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। यहाँ मत पढ़िए, बात सुनिए, ठीक है। अगर स्पीसीज को सरवाइव करना है तो वो चाहता है कि वो सेल्फ पॉलिनेट ना करे और उसमें क्रॉस पॉलिनेट हो, ताकि उसमें क्या है थोड़े चेंजेस आए, वो अडेप्ट कर सके इन्वायरमेंट के लिए। उसके लिए प्लांट में डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। तो आइए उन मैकेनिज्म्स के बारे में जानते हैं। प्लांट्स हैव मैनी मैकेनिज्म एंड डिवाइसेस that they employ to promote cross pollination. Let us look at a few of them in the following segments. Plants के पास बहुत सारे मैकेनिज्म और डिवाइसेस होते हैं जिनको वो एम्प्लॉय करता है किस चीज़ में, ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर सके। तो सबसे पहले देखिए यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब मोनीशियस प्लांट होगा तो वो क्या करेगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। तो देखिए इन दिस केस द प्लांट बियर आइदर मेल or female flowers and is not hermaphrodite. It is also called dioecious, ठीक है। मतलब प्लांट डायोशियस होगा, और इसको डाइक्लिनी भी कहेंगे बेटा, और इसको क्या कहेंगे, डाइक्लिनी भी कहेंगे। कई बार आपसे सिर्फ यूनिसेक्सुअलिटी करके पूछते हैं, कई बार डायोसिज्म करके पूछते हैं, और कई बार डाइक्लिनी करके पूछते हैं। तो डाइक्लिनी, डायोसिज्म और यूनिसेक्सुअलिटी क्या हुआ, मतलब प्लांट में एक ही जो है फ्लावर होगा, आइदर मेल और फीमेल। अब दूसरा देखिए डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में मतलब जो हालांकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मोनिशियस फ्लावर है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, लेकिन मेल और फीमेल के मैच्योर होने का जो टाइमिंग होगा वो अलग अलग होगा, उसको हम कहेंगे डाइकोगैमी। देखिए इन दिस मैकेनिज्म द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग ऑन हु मैच्योर फर्स्ट। Dichogamy can be further divided into two, protandry और protogyny। समझ गए ना आप, डाइकोगैमी क्या हुआ, मतलब वो मैकेनिज्म जिसमें क्या होता है, या तो पहले मेल जो है वो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है लाइक स्टेमर और एंथर जो है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा। अब कौन पहले मैच्योर हुआ उस पर डिपेंड करता है कि ये प्रोटैंड्री होगा या प्रोटोगाइनी होगा। तो प्रोटैंड्री क्या हुआ, इन दिस टाइप एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन गाइनोशियम। फॉर एग्जाम्पल मेज, मेज में क्या है, दोनों मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन उसमें प्रोटैंड्री देखने को मिलती है। तो आपने पढ़ा था ना कि उसमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन पढ़ी थी आपने मेज में कि नहीं पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि उसमें जो बाहर को मूछी जैसी लटकी होती है, गुच्छा सा लटका होता है, बालों का वो बाल जैसे कुछ नहीं होता है, वो स्टिग्मा और स्टाइल होता है। तो प्रोटैंड्री आपको किसमें देखने को मिली, मेज में। प्रोटोगाइनी में क्या होगा, गाइनोशियम जो है वो एंड्रोशियम से पहले मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, हर्कोगैमी। अब हर्कोगैमी और हेटेरोस्टाइली, देखिए हर्कोगैमी के ही अंडर आता है हेटेरोस्टाइली एक तरह से, ठीक है। हर्कोगैमी के अंडर ही क्या आता है, हेटेरोस्टाइली। हर्कोगैमी में क्या होता है, कुछ बैरियर बन जाता है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो एंथर और ओवरी जो है वो क्या नहीं कर पाएंगे, उनमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। देखिए हर्कोगैमी, ध्यान से पढ़िए बेटा इन सबको, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। दिस इज अ नेम गिवन टू अ कंडीशन वेयर देयर इज अ natural physical barrier that prevent the pollen of the same flower from entering the ovary, ठीक है। अब हर्कोगैमी क्या होता है, कोई भी ऐसा नेचुरली, मतलब ऐसा कोई फिजिकल बैरियर बन जाएगा जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलन है लेकिन वो अपने ही फ्लावर की ओवरी में एंटर नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे हम हर्कोगैमी। तो हर बहुत सारे अलग अलग नेचुरल फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, तो हेटेरोस्टाइली भी इसका एक हिस्सा आ जाता है, ठीक है। मतलब एक इसका एक छोटा स्वरूप माना जाता है। हालांकि अगर आपको पूछा जाएगा हर्कोगैमी क्या है, तो आप इतना ही आंसर करेंगे कि कोई भी नेचुरल फिजिकल बैरियर जब आ जाता है और वो एक ही फ्लावर के
पॉलन ग्रेन को उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हर्कोगैमी। हेटेरोस्टाइली देखिए, इन सम प्लांट्स लाइक ऑक्सैलिस, ठीक है, स्टिग्मा एंड एंथर आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, स्टिग्मा और एंथर जो है वो बहुत अलग अलग लेवल पे होते हैं। दिस प्रिवेंट द पॉलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट। इससे क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाता है और पॉलिनेट नहीं कर पाता है। देखिए अप्रोच हर्कोगैमी, देखिए अप्रोच हर्कोगैमी में क्या है, एंथर जो है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है, जो ओवरी है पूरा का मतलब पूरा का पूरा पिस्टल जो है वो बहुत लंबा है, ठीक। ये हेटेरोस्टाइली हुआ एक तरह से, लेकिन मैंने कहा ना हर्कोगैमी जो है उसी का हिस्सा क्या आता है, हेटेरोस्टाइली आता है। हेटेरोस्टाइली में मतलब एंथर और स्टाइल जो है उनका लेंथ जो है वो बहुत वेरी करेगा। तो अप्रोच में देखिए किस तरह से है, छोटे छोटे एंथर हैं और लॉन्ग स्टाइल है, लॉन्ग पिस्टल है। देखिए रिवर्स हर्कोगैमी में क्या है, आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेमन जो है वो लंबा है लेकिन ओवरी जो है वो मतलब पूरा पिस्टल जो है वो छोटा रह गया है। वहीं ये हर्कोगैमी एब्सेंस मतलब देखिए पूरा बराबर है, तो इजीली जो है वो क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। समझ गए आप, हेटेरोस्टाइली मतलब जो पिस्टिल है उसका स्टाइल या तो बहुत लंबा होगा या तो छोटा होगा एज कंपेयर टू स्टेमन। समझ के, हर्कोगैमी के अंडर ही हेटेरोस्टाइली हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, और इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोल सकते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी को ही बेटा हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आप लिख सकते हैं INCOM, इनकम्पैटिबिलिटी, PA TIBILITY, ठीक है। कोई गलती हो गई हो तो इग्नोर करना, मैंने फटाफट से बोल दिया। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, ओके। तो इन दिस कंडीशन क्या होता है, देयर इज अ जीन दैट रिकॉग्नाइज द सिमिलर जीन एंड डज नॉट अलाउ द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है बेटा कि प्लांट अपने ही जो स्टिग्मा है ना, अगर उस स्टिग्मा पे उसी सेम प्लांट का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने आ रहा है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और जर्मिनेट नहीं होने देगा। समझ गए आप। देखिए ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है इसको कौन रेगुलेट करता है, एस जीन रेगुलेट करती है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ओवरी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये दो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनमें जीन्स है S3 एंड S4। स्टिग्मा जो स्टाइल के अंदर आपको जीन्स दिख रही है वो है S1 एंड S2। अब यहाँ स्टाइल ने पहचान लिया कि ये जो है वो मेरे अपने प्लांट के पॉलन ग्रेन नहीं है, तो ठीक है मुझे तो करना ही क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन करना था, इसीलिए इनको जर्मिनेट होने दिया जाएगा, ठीक। तो S3 एंड S4 जो है वो जर्मिनेट हो गए। अब नेक्स्ट में देखिए S3 एंड S1, पॉलन ग्रेन में जो जीन्स है वो कौन सी है, S3 एंड S1, लेकिन जो पिस्टिल में है वो कौन सी है, S1 एंड S2। अब यहाँ पे S1 है ना, तो जो S1 वाला जीन का पॉलन था वो जर्मिनेट नहीं कर पाया, जबकि S3 वाला जर्मिनेट कर गया क्योंकि उसके जैसी जीन्स अंदर प्रेजेंट नहीं थी। अब देखिए S2 एंड S1 और अंदर भी क्या है S2 एंड S1, तो दोनों ही जर्मिनेट नहीं हुए पॉलन ग्रेन। समझ गए आप। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जो स्टाइल में जो जीन्स होंगी, जो ओवरी में जीन्स होंगी, ठीक है, वो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं होने देंगी। कब, अगर वो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देंगी, कब, अगर वो पॉलन जो है उनके अपने ही प्लांट का है। अब वो चाहते हैं कि वो अडेप्टेशन करें, उनमें वेरिएशन आए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन को करवाने के लिए ही क्या करते हैं वो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। समझ गए आप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पॉलन prepotency. In this mechanism, the pollen of a different flower germinate faster than of the same flower, thus preventing autogamy. अब pollen prepotency में क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। मतलब एक जो फ्लावर है, ठीक है, एक ओवरी है, उस ओवरी पे एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे आके उसी फ्लावर का पॉलन भी जर्मिनेट कर सकता है। लेकिन क्या हुआ, दूसरा कोई पॉलन आया, सेम स्पीसीज का कोई दूसरा पॉलन आया उस स्टिग्मा पे और वो उस प्लांट के पॉलन से पहले ही जर्मिनेट कर गया, उसको बोलते हैं हम पॉलन प्रेपोटेंसी।
एग्जाम्पल फिर से सुन लीजिए, एक स्टिग्मा है, उस पे 2 पॉलन आए, एक उसकी अपनी स्पीसीज अपने ही प्लांट का है, ठीक है, एक पॉलन उसके अपने प्लांट का है, एक सेम स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट का है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया कि जो दूसरे प्लांट से पॉलन आया था वो जल्दी जो है वो जर्मिनेट हो गया, लेकिन उसके अपने प्लांट वाला देर कर गया। तो इसको बोलते हैं हम पॉलन प्रेपोटेंसी। इसमें भी क्या हुई, फिर क्रॉस पॉलिनेशन हुई। आप समझ गए क्या क्या पढ़ा आपने, रिवाइज करिए। यूनिसेक्सुअलिटी जिसको हम डाइक्लिनी भी बोल रहे हैं, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी में क्या होगा, आइदर मेल पहले जो है वो मैच्योर हो जाएगा, प्रोटेंड्री बोलेंगे, या फीमेल पहले मैच्योर हो जाएगा, प्रोटोगाइनी बोलेंगे। हार्कोगैमी जब एंथर और स्टाइल के बीच में कोई नेचुरल बैरियर होगा और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, इसी के नाम हमने हेटेरोस्टाइल ही पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि स्टाइल का जो लेंथ है या तो वो एंथर के जो पूरा स्टेमन है उसके कंपैरिजन में कम है या फिर बहुत ही ज़्यादा है। फिर हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा, क्या बोलता है वो पिस्टिल कि अगर मेरे ही प्लांट का पॉलन है तो उसको मैं यहाँ जर्मिनेट नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करना है। पॉलन प्रेपोटेंसी में दूसरे किसी प्लांट का जो पॉलन है वो स्टिग्मा पे जल्दी जर्मिनेट हो जाता है एज कंपेयर्ड कि उसके अपने प्लांट का पॉलन जर्मिनेट करे। तो ये क्वेश्चन है, जो भी बच्चे पूरा लेक्चर देखेंगे डेडली श्योर हूं कि वो आंसर करेंगे। इसके बाद जो मैं पावर बैच बनाऊंगी ना, मैं हर बात का ध्यान रखूंगी कि इस बच्चे ने देखा है या नहीं देखा है। शाम को मैं फिर तुमसे पूछूंगी, बताऊंगी मैं तुम्हें कि क्या तुमने किया। मतलब ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मेरे से मतलब पूरे नोट्स में उनके चेक करती हूँ, प्रॉपरली उनको क्वेश्चंस देती हूँ, उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच इज द वर्ड given for describing the condition where stigma and stamen are at different levels to avoid self pollination। तो कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे किसके लिए, जब स्टिग्मा और स्टाइल जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पे होंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लोज आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत क्लोज आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको मुझे फिर भी आंसर करना है। यहाँ क्लोज ऑप्शंस हैं बहुत, ठीक है। चलिए, अब ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हालांकि हम पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस को एज इट इज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए मेजॉरिटी, देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। मतलब मेजॉरिटी जो ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर उनमें देखने को मिलता है, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो उसी प्लांट में पाए जा रहे हैं। तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है उसी स्टिग्मा के कांटेक्ट में जल्दी, अपने स्टिग्मा के कांटेक्ट में जल्दी आ जाता है। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया। मतलब उस पर्टिकुलर स्पीसीज की जो अडेप्टेबिलिटी है कि वो अडेप्ट करेगा इन्वायरमेंट के लिए, वो अडेप्टेबिलिटी कम हो गई और इसकी वजह से स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए हैं जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को कम किया जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मैं पॉज कर लीजिए बेटा वीडियो को और अपना एनसीईआरटी लेके ही बैठना, क्योंकि उसके साथ आपको वहाँ पे नोट करना है कुछ, ठीक है। इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। कुछ एक स्पीसीज में क्या होता है, पॉलन और स्टिग्मा, मतलब ऐसा नहीं होता कि एंथर और जो स्टिग्मा है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे। हो सकता है पॉलन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा जो है वो अभी भी रिसेप्टिव नहीं है, अभी भी वो तैयार नहीं है पॉलन को लेने के लिए, समझ गए। तो ये हो गया नॉन सिंक्रोनाइजेशन, और हम क्या बोलेंगे इसको, डाइकोगैमी। तो लिख लीजिए एनसीईआरटी पे क्या बोलेंगे हम इसको, डाइकोगैमी, ठीक है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट नहीं बताया बेटा, इनडायरेक्टली बताया है। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव or the stigma become receptive much before the pollen release। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए या तो पॉलन पहले ही रिलीज हो जाएगा इससे पहले कि स्टिग्मा जो है वो क्या हो, रिसेप्टिव हो, ठीक है। मतलब प्रोटेंड्री लिख लीजिए यहाँ पे, कंडीशन क्या आ गई, प्रोटेंड्री, ठीक।
या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा, इससे पहले कि पॉलन रिलीज हो। ये क्या आ गया, प्रोटोगाइनी, जब स्टिग्मा पहले क्या हो गया, मैच्योर हो गया। ठीक, इन सम अदर स्पीसीज, ये अगला आ गया। देखो आपने क्या पढ़ लिया, डाइक्लिनी पढ़ लिया, डाइकोगामी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चलिए, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस सो दैट pollen cannot come in contact with the stigma of the same plant। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हेटेरोस्टाइली, या हर्कोगैमी के अंडर आएगा ये, ऐसे तो आ जाता है हर्कोगैमी के अंडर, मेनली आप इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोस्टाइली। क्या बोल रहे हैं ये कि कुछ स्पीसीज में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अलग अलग होता है। या तो एंथर जो है वो बहुत ऊपर होगा, स्टिग्मा बहुत नीचे होगा, क्योंकि स्टेमन बहुत लंबा है और पिस्टल बहुत छोटा है। या उल्टा हो सकता है कि पिस्टल बहुत लंबा है तो स्टिग्मा ऊपर होगा और जो एंथर है वो नीचे होगा, क्योंकि स्टेमन छोटा है। तो आपको मैंने पढ़ाया था ना अभी, मेनली इसको हम हेटेरोस्टाइली कहेंगे। ठीक है, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, इससे जो है वो ऑटोगैमी नहीं होगी। द थर्ड डिवाइसेस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो क्या बोला, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो पढ़ा ना हमने सेल्फ स्टेरिलिटी, उसमें ही तो बताया मैंने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। बोलिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, एस जीन रिस्पॉन्सिबल है। एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन, मतलब फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। समझ गए ना आप, सेल इनकम्पेटिबिलिटी मतलब ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें एक फ्लावर जो है अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होने देगा। मतलब उस सेम प्लांट से कोई भी पॉलन आके उस स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो सकता है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जो डाइक्लिनी पढ़ा ना बेटा हमने, डाइक्लिनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज इन कैस्टर एंड मेज। तो मेज प्लांट मोनिशियस है, लेकिन जो मेज का फ्लावर है वो डायोशियस है। याद रखिएगा, मेज का पूरा प्लांट कैसा है, मोनिशियस है, लेकिन मेज का फ्लावर कैसा है, डायोशियस। डायोशियस तो क्या हुआ, मतलब उसमें वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, कैस्टर और मेज में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं पर एक साथ नहीं होते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, मतलब विद इन सेम फ्लावर तो नहीं है ना स्टिग्मा और एंथर, मतलब एंडोशियम और गाइनोशियम एक फ्लावर में नहीं है, लेकिन एक प्लांट पे तो है। मतलब मेल फ्लावर अलग लगा है उसी प्लांट पे, फीमेल फ्लावर जो है उसी प्लांट पे अलग से लगा है। तो इस तरह से ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, लेकिन गाइटोनोगैमी नहीं प्रिवेंट होगी। तो आप याद रखिएगा, कैस्टर एंड मेज में, केसर सैफ्रॉन होता है केसर तो, ठीक है, कैस्टर एंड मेज में एग्जांपल याद रखिएगा बेटा, कैस्टर एंड मेज मोनिशियस प्लांट हैं जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हैं, लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं। तो इस केस में ऑटोगैमी को प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कि क्या होता है, सेल पॉलिनेशन विद इन वन फ्लावर, लेकिन गाइटोनोगैमी को नहीं प्रिवेंट किया जा सकता, जिसमें एक ही प्लांट के दो अलग फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। तो ये हो गया डायोसी, डायोसिज्म बोला ना हमने। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी और डायोसिज्म थी। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। तो इसमें क्या होगा, ना तो ऑटोगैमी होगी ना गाइटोनोगैमी होगी, क्योंकि मेल जो है वो अलग प्लांट पे है, फीमेल जो है वो अलग प्लांट पे है। समझ के, ऐसा नहीं है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे बने हुए हैं। ठीक है, वो अलग अलग प्लांट पे हैं, इसीलिए क्या होगा, ना ऑटोगैमी होगी ना गाइटोनोगैमी होगी, सीधा साफ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आई होप आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो बिल्कुल समझ आ गए हैं। ठीक, या आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सेल्फ पॉलन अपना ही पॉलन है। ठीक, तो इसने इनको जर्मिनेट नहीं होने दिया सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में, जबकि क्रॉस पॉलन दूसरा कोई पॉलन आया है तो इसको ये क्या होने दे रहा है, जर्मिनेट
होने दे रहा है। समझ गए ना आप? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, किस तरह से जो है वो पॉलन पिस्टिल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो क्या होता है, सिंपल सा, पॉलन जो है वो पहचानता है। इस तरह से सुनिए, इसने पहचाना ना, राइट और रॉन्ग टाइप पॉलन पहचानता है। अगर पिस्टिल बोलता है कि हाँ मतलब राइट टाइप पॉलन है, चलिए इसको एक्सेप्ट करिए और इसको जर्मिनेट होने दीजिए। लेकिन अगर रॉन्ग टाइप पॉलन है तो उसको वो रिजेक्ट करता है और वो पॉलन जर्मिनेट नहीं होता है। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का है बेटा। देखिए, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma। ठीक है, पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता है कि राइट टाइप का पॉलन ही जो है वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। कोई भी पॉलन जो है वहां लैंड कर सकता है। ये हो सकता है कि किसी दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन भी वहां पे आ सकता है। तो किसी दूसरी स्पीसीज का तो पॉलन कभी भी नहीं वहां जर्मिनेट करेगा। इनफैक्ट वो अपने ही प्लांट के पॉलन को भी रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप either from other species or from the same plant if it is self incompatible। समझे मैं क्या बोलने जा रही हूँ? देखिए, दूसरी स्पीसीज का पॉलन तो कभी भी नहीं जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, लेकिन अगर उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है प्लांट को, वो अडेप्ट होना चाहता है, तो वो अपने ही प्लांट के पॉलन को भी जर्मिनेट नहीं होने देगा, बल्कि अपनी ही स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट को जर्मिनेट होने देगा। ठीक है, देखिए, often pollen of the wrong type either from the same species or from the same either from other species or from the same plant if it is self incompatible also land on the stigma। ठीक, the pistil has the ability, pistil के पास ability होती है, the pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type मतलब compatible है और ऑफ द रॉन्ग टाइप या इनकम्पैटिबल है। तो पिस्टिल पे एबिलिटी होती है कि वो पहचाने कि पॉलन जो है वो राइट टाइप का है, उसको जो है वो जर्मिनेट होने दिया जाए पॉलन को या नहीं होने दिया जाए। इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, अगर पॉलन राइट टाइप का है, द पिस्टिल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। अगर पॉलन राइट टाइप का है मतलब पिस्टिल जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वहां खत्म होगी। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड करना, वो हो गया पॉलिनेशन। लेकिन उसके बाद पिस्टिल डिसाइड करेगा कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट होगा या नहीं होगा, तो वो राइट एंड रॉन्ग टाइप पहचानेगा। अगर वो राइट टाइप पॉलन है तो वो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स करवाएगा, जो कि यहाँ खत्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन के साथ खत्म होते हैं। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन जो है वो रॉन्ग टाइप का है, द पिस्टिल रिजेक्ट द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। तो पिस्टिल क्या करता है, अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन है तो पिस्टिल उस पॉलन को रिजेक्ट कर देता है। कैसे रिजेक्ट करेगा, या तो वो पॉलन का जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा, या फिर स्टिग्मा अगर जर्मिनेट हो गया, गलती से अगर जर्मिनेट हो भी गया, तो वो जो पॉलन ट्यूब बनेगी वो फर्दर स्टाइल में नहीं ग्रो कर पाएगी। ठीक, तो ये जो एबिलिटी होता है, ठीक है, ये जो एबिलिटी है किसका, पिस्टिल का, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil। ठीक, तो जो बोलते हैं ना हम कि पॉलन पिस्टिल जो है, पिस्टिल जो है पॉलन को पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, वो किसकी वजह से होता है, देयर इज अ कॉन्टिन्यूस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। मतलब कुछ केमिकल्स जो हैं वो पॉलन ग्रेन के बीच में और पिस्टिल के बीच में जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो उसकी वजह से वो पहचान पा रहे हैं कि हाँ यहाँ जाना है नहीं जाना है, पिस्टिल बोलता है यहाँ इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देयर इज अ केमिकल डायलॉग। ठीक, दिस डायलॉग देखिए आप देख सकते हैं, दिस डायलॉग is mediated by ये यहाँ पे है, this dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। तो कौन कर रहा है, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पॉलन। पॉलन में कुछ केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो पिस्टिल के केमिकल कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इसी केमिकल डायलॉग की वजह से पिस्टिल जो है वो पहचान पाएगा कि राइट टाइप पॉलन है या रॉन्ग टाइप पॉलन है। It is only in recent years
that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by the acceptance और rejection. मतलब हाल ही में कुछ टाइम हुआ है कि बॉटनिस्ट जो है ये समझ पाए हैं कि स्टिग्मा पे पॉलन आते हैं, उनका एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है. तो आपको समझ आया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ. पॉलन ग्रेन अगर राइट टाइप का है तो वो जर्मिनेट करेगा पॉलन ट्यूब, देखिए फिर ये जो है वो एंटर करेगा ओव्यूल में. ठीक, तो चलिए एक आपको मैं यहाँ पे फर्दर भी दिखाना चाह रही थी. ये यहाँ पे बहुत गलत जगह पे जो है मैंने इसको डाल दिया है. ठीक है, ये देखिए अगर आपको मतलब फ्लो चार्ट बनाना होगा किसके लिए, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए. ठीक, तो आप क्या लिख देंगे, डायरेक्ट फटाफट लिखेंगे कि पॉलिनेशन हुआ. ठीक, पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद पॉलन एडहेजन हुआ. पॉलन एडहेजन मतलब पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ पे आ गया, बताइए कहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे आ गया. ठीक, स्टिग्मा जो है वो खिलाएगा पिलाएगा पॉलन ग्रेन को, तो क्या हुआ, पॉलन हाइड्रेशन हुआ. खाने पीने के बाद जो जर्म पोर है ना वहां से पॉलन ट्यूब निकल जाएगी, पॉलन जर्म करेगा, फिर पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी इनटू द स्टिग्मा. फिर पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से एंटर तो कर गया, किसके थ्रू जाएगा, वो स्टाइल के थ्रू जाएगा. पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल और फाइनली पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ओव्यूल में पहुंच जाएगा. ये हो गया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. और इसके आगे आता है फिर फर्टिलाइजेशन. समझ गए ना. इन शॉर्ट अगर आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. समझ गए आप बात या नहीं समझे. तो चलिए अब हम फर्दर आगे बात करते हैं. तो देखिए as mentioned earlier, ठीक है, as mentioned earlier following compatible pollination, मतलब compatible है pollination. समझ गए हम कि मतलब पिस्टिल ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, pollen grain germinate on the stigma to produce a pollen tube थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर. आपने पॉलन ग्रेन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसमें जिस जगह पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, एक्साइन जो है वो नहीं होता, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, जर्म पोर बनता है. ठीक है, तो जर्म पोर के थ्रू जो है क्या निकल के आएगी, पॉलन ट्यूब. याद रखिएगा पॉलन ट्यूब कहाँ से निकलती है, पॉलन ट्यूब जर्म पोर से निकलती है. द कंटेंट ऑफ द pollen grain move into the pollen tube. तो pollen grain में क्या कंटेंट होता है, pollen grain में ट्यूब न्यूक्लियस होता है और मेल गैमीट होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है. 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पे pollen grain जो है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, और कुछ एक में 40% में जो है वो कितने पे होता है, 3 सेल स्टेज पे होता है. ठीक, वो पूरा का पूरा कंटेंट किस में आ जाएगा, pollen ट्यूब में हो जाएगा. होता कुछ यूं है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड किया, स्टिग्मा ने उसे पहचाना राइट टाइप है और रॉन्ग टाइप है. अगर वो राइट टाइप है तो स्टिग्मा उसको बहुत सारा खाना पीना देगा. ठीक, उससे क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है उसका साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो फट जाएगा एक तरह से. ठीक है, तो जहाँ से पोर होगा वहाँ से बाहर क्या निकल आएगी, पॉलन ट्यूब निकल आएगी. समझ गए आप. तो पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिचेज द ओवरी. तो क्या होता है, पॉलन ट्यूब ग्रो करी स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए और कहाँ पहुंच गई, ओवरी में पहुंच गई. यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल कंडीशन. आपको याद है ना, पॉलन ग्रेन कुछ एक प्लांट में 60% एंजियोस्पर्म में कौन सी सेल स्टेज पे रिलीज होते हैं, 2 सेल पे, जिसमें क्या होता है, अ वेजिटेटिव सेल एंड अ जनरेटिव सेल. ठीक है, इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. तो ऐसे प्लांट में क्या हुआ, मेल गैमेट तो हमेशा 2 ही बनेंगे, लेकिन अभी तो एक ही जनरेटिव सेल है ना. जनरेटिव सेल में ही मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस होती है और दूसरा मेल गैमेट बनता है. ठीक है, तो ऐसी प्लांट जिनमें जो है पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे शेड हो चुका है और कहाँ पहुंच गया है, स्टिग्मा पे पहुंच गया है, तो स्टिग्मा पे फिर जब वो जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनती है, तो फर्दर जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, दूसरा मेल गैमेट फॉर्म करेगा. 2 मेल गैमेट बन जाएंगे. समझ गए. इन प्लांट्स देखिए, इन प्लांट विच शेड पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन, पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग. अब जिनमें जो है वो पहले ही
मतलब पॉलन ग्रेन के एंथर से बाहर निकलने से पहले क्या हो गया है, जनरेटिव सेल जो है वो 2 मेल गैमीट में डिवाइड हो चुकी है, तो उनमें तो सीधा क्या होगा, पहले ही पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होंगे, और जो 2 सेल स्टेज पे डिहाइस हुए हैं उनमें क्या होगा, उनमें स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद जो है आपको क्या मिलेगा, देखने को जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन, जो कि फर्दर 2 मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है, pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus। ध्यान दीजिए बेटा, pollen tube जब ओवरी पे पहुंच जाएगा तो वो ओव्यूल में एंटर करेगा थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक है, ओव्यूल में कहाँ से एंटर करेगा वो, थ्रू माइक्रोपाइल। ये हो गया। मैं आगे आपको बताती हूँ पोरोगैमी, मीजोगैमी, चेलेजोगैमी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ माइक्रोपाइल लिखा है, ध्यान दीजिए। pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids। अब वो दोनों में से एक synergid में एंटर करता है, किसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू। हमने पढ़ा था फिलीफॉर्म अपरेटस ही केमिकल रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, many of recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guide the pollen tube, guide the entry of pollen tube। यही बात ना, synergids से जो filiform apparatus है synergids में हमने पढ़ा था पहले, कहाँ है, ठीक, तो उसी से केमिकल्स निकल रहे होते हैं जो pollen tube को गाइड करते हैं कि आपको यहाँ पे एंटर होना है। ठीक है, ऑल दीज इवेंट्स, ठीक है, ये जो पूरे इवेंट्स हुए, कौन कौन से इवेंट्स, ठीक, all these events from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो बेटा pollen grain के स्टिग्मा पे लैंड होने से लेके pollen ट्यूब जो है वो कहाँ एंटर कर गया, ओव्यूल में एंटर कर गया, वहां तक पूरे जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम किसके अंडर लेते हैं, pollen pistil interaction के अंडर। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen grain। तो pollen pistil interaction जो है बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब पहले जो है pollen को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फिर या तो pollen ट्यूब को उसको जर्मिनेट होने दिया जाएगा या फिर नहीं होने दिया जाएगा। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids। तो इस तरह से जो इस एरिया में नॉलेज मिला है ना प्लांट ब्रीडर्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि इस एक फ्लावर है जिसमें जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जा रही है, ठीक, तो वो इजीली जो है किसी दूसरे उसी तरह की स्पीसीज के दूसरे प्लांट से पॉलन ला के उस पर रख देंगे, वो वहां पे जर्मिनेट कर जाएगा और वहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझने हैं, जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है लेकिन आपसे पूछे जाते हैं। पोरोगैमी, याद रखिएगा पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कहीं से भी एंटर कर सकती है, चलाजा से भी एंटर कर सकती है, माइक्रोपाइल से भी एंटर कर सकती है और इंटेगुमेंट से भी एंटर कर सकती है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करेगी, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में आप क्या है, सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड्स में क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस है, वही फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा होता है कि कहाँ आना है। तो अल्टीमेटली चाहे पॉलन ट्यूब चलाजल एंड से जाए या इंटेगुमेंट से एंटर करे ओव्यूल में या फिर फ्यूनिकल से एंटर करे, वो एम्ब्रियो सैक में कहाँ से जाएगा, वो माइक्रोपाइल से ही जाएगा। तो अगर पॉलन ट्यूब सीधा माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रहा है ओव्यूल में तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। चेलेजोगैमी क्या होता है, चेलेजोगैमी हुआ एंट्री ऑफ पॉलन इनटू ओव्यूल थ्रू द चेलेजल एंड। ठीक है, ओव्यूल में पॉलन ट्यूब का एंट्री थ्रू चेलेजल एंड चेलेजोगैमी। मीजोगैमी क्या हुआ, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल। इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल से जब भी एंटर करेगा पॉलन ट्यूब किसमें, ओव्यूल में, उसको हम बोलेंगे मीजोगैमी। अब ये ऑब्ट्यूरेटर क्या है, जूलॉजी में अलग ऑब्ट्यूरेटर होता है, ठीक है, ये आप
प्लांट्स का ऑब्ट्यूरेटर याद रखिए। देख पहले समझिए बेटा, प्लांट्स में जो प्लेसेंटा होता है ना, ओवरी में जो प्लेसेंटा हमने पढ़ा था कि ओवरी में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा में ही क्या फ्यूनिकल के साथ ओव्यूल अटैच्ड होता है। ओव्यूल का अरेंजमेंट इन द प्लेसेंटा ऑफ ओवरी प्लेसेंटेशन हो गया। तो वो प्लेसेंटा जो है उसकी एक आउटग्रोथ बनती है माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। कहा जाता है कि वो पॉलन ट्यूब को जो है वो भी हेल्प करता है कि यहाँ आपको आना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर। तो ये किससे बनता है, प्लेसेंटा से बनता है। इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी एट माइक्रोपाइलर एंड। याद हो गया, ऑब्ट्यूरेटर किससे डिराइव है बेटा, ये डिराइव होता है प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी एट माइक्रोपाइलर एंड। अब इसका काम क्या है, इट फैसिलिटेट्स द पेनिट्रेशन ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। क्या फैसिलिटेट कर रहा है ये, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। इट फॉर्म्स द ब्रिज फॉर पोलन ट्यूब टू अप्रोच द ओव्यूल। तो ये पोलन ट्यूब को मतलब ब्रिज बना देता है कि यहाँ आपको आना है, ओव्यूल में आपको आना है, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर प्लेसेंटा का आउटग्रोथ है एट माइक्रोपाइलर एंड। फिर हमने पढ़ा था कि देयर इज अ केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, ठीक है। ओवरी से भी कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं, पोलन ग्रेन से भी कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं, तो फिर वो डायलॉग जो है, केमिकल डायलॉग, वो हेल्प कर रहा है पोलन ट्यूब के ग्रोथ को इनटू द ओव्यूल। अब वो कौन से केमिकल हैं, देखिए, द पोलन ट्यूब ग्रो कीमोट्रॉपिकली इनटू स्टाइल ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, कैल्शियम बोरोन आइनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स। अब कैल्शियम जो है वो कहाँ पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द पिस्टिल एंड रेगुलेट द रेट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो कैल्शियम जो है वो पिस्टिल में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, वो पोलन ट्यूब कितना जल्दी जर्मिनेट होगा, मतलब ज़्यादा कैल्शियम है तो ठीक है, ज़्यादा जल्दी जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। तो वो क्या कंट्रोल करता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन को और पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को। बोरोन जो है वो पोलन ट्यूब में पाया जाता है। बोरोन कहाँ पाया जाता है बेटा, पोलन ट्यूब में। एंड कंट्रोल द पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। लग गया आपको पता, बोरोन कैल्शियम। तो केमिकल डायलॉग किसकी वजह से हुआ, लग गया पता। ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन। चलिए, ये हो गया पोरोगैमी, देख रहे हैं आप, पोरोगैमी जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया चेलाइजोगैमी, देखिए पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रहा है, चेलाइजल एंड से एंटर कर रहा है। और ये हो गया मीजोगैमी, जब जो है वो कहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, इंटाग्यूमेंट से एंटर कर रहा है। एज यू कैन सी, पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल में वो माइक्रोपाइलर एंड से भी एंटर कर रहा है, चेलाइजल से भी एंटर कर रहा है, इंटाग्यूमेंट से भी एंटर कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, एम्ब्रियो सैक में सिर्फ कहाँ से एंटर करता है, माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करता है। समझ के आप। चलिए, ये मैंने आपको समझाया था अभी अभी कि पॉलिनेशन को जो है आपको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को जो है वो किस तरह से बताना है इन शॉर्ट, तो ये आप बता सकते हैं। ये है बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम, जिसमें ए पे दिखाया गया है पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। हालांकि ये क्लियर दिखता नहीं है, ठीक है, पर ये स्लाइड शेयर की गई है, ठीक। पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, फिर ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ, फिर ये पोलन ट्यूब दिखाई गई है इस तरह से, ठीक। बी पे दिखाया गया है पोलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, कि स्टाइल के थ्रू कैसे पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ठीक है। सी पे देखिए, सी पे क्या दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ। ये लॉन्गी एलएस, देखिए ये जो है वो राइट टाइप पोलन नहीं है जो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हुए, ठीक है। कुछ एक जो है उनका स्टाइल में आके ग्रोथ रुका है, ठीक। और यहाँ पे जो है इसने पोलन, एक जो है पोलन ग्रेन कंपैटिबल टाइप था, उसका जर्मिनेशन हुआ है और वो एंटर कर गया है किसमें, ओव्यूल में, और वहाँ पे रिलीज करेगा अपने मेल गैमेट्स को, ठीक है। समझ गए। अब डी देखिए, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ एन एग apparatus शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जिड। ध्यान दीजिए, आते ही पहले कहाँ एंटर होगा पोलन ट्यूब, सिनर्जिड में एंटर होगा। देखिए, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, मेल गैमेट, फिलीफॉर्म apparatus, सिनर्जिड्स, उसमें मेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रल सैक, एग न्यूक्लियस। ध्यान से, हालांकि ये सिनर्जिड है यहाँ, लेकिन उन्होंने एग न्यूक्लियस करके ऐसे इस तरह से दिखाया, तो ये क्या हो गया, एग न्यूक्लियस। अब लास्ट क्या दिया, ई डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू सिनर्जिड्स
and the movement of the sperm, one into the egg and other into the central cell. मतलब मेल गैमेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद एक मेल गैमेट जो है वो एग में एंटर करेगा, दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल में जाएगा. तो ये आप फर्टिलाइजेशन में फर्दर पढ़ेंगे. समझ गए आप बेटा इसको? तो चलिए, अगर आपको स्टडी करनी हो पॉलन जर्मिनेशन की तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप इजीली, ये भी बेटा एनसीईआरटी का ही है, ध्यान देंगे. यू कैन इजीली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन. क्या करिए, थोड़ा से पॉलन लीजिए, किसी भी प्लांट से पॉलन लीजिए, ठीक, और उनको एक स्लाइड लेना है आपको, ग्लास स्लाइड, उस पर शुगर सॉल्यूशन डालना है और उस सॉल्यूशन पे पॉलन ग्रेन को ऐसे डस्ट करिए, ठीक है, ऐसे टैप करिए थोड़ा, ठीक है. 15 से 30 मिनट के बाद आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको पॉलन ग्रेन की ट्यूब्स दिखेंगी, पॉलन ट्यूब्स दिखेंगी. तो ये बोल रहा है यू कैन इजीली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन by dusting some pollen grains from the flower such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution of about 10%. आपको एक ग्लास स्लाइड लेना है, उस पर 10% शुगर सॉल्यूशन डालना है, ठीक है. अब उस शुगर सॉल्यूशन में आपने 10% उस ग्लास स्लाइड पे आपने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया. आपने जो पॉलन ग्रेन लिए हैं आपको उनको टैप करना है उस शुगर सॉल्यूशन पे. 15 से 30 मिनट बाद ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप. आपको माइक्रोस्कोप के लो पावर लेंस के अंदर उसको देखना है. यू आर लाइकली टू सी पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. आपको पॉलन ट्यूब्स दिखेंगी पॉलन ग्रेन से बाहर आती हुई. समझ के बेटा? चलिए, अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. ये नॉन एनसीईआरटी है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ, उसके बाद जो है हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाएगा, आप खुद से एक प्लांट का क्या पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे रखेंगे, जर्मिनेट कराएंगे. तो इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे आइए पढ़ते हैं. नॉलेज ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. ये नॉलेज ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन helps in crossing different species genera to produce commercially superior varieties. The technique we now know as artificial hybridization. देखिए क्या हो सकता है. अगर आपको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पता है, अगर आप जानते हैं कि ये प्लांट जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है या सेल्फ कंपैटिबल है, तो आप जो है वो सुपीरियर वेराइटीज फॉर्म कर सकते हैं. अगर आपको पता है ना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का कुछ भी, तो आप नई नई सुपीरियर वेराइटीज बना सकते हैं. और इसी नई नई सुपीरियर वेराइटीज बनाने की टेक्निक को ही आज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस in which only desired pollen grain are used for pollination and fertilization. अब सुपीरियर बनाना है ना भाई, तो आप किसी सुपीरियर वेराइटी का पॉलन ग्रेन यूज करेंगे, ठीक है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को आप फॉलोइंग टेक्निक यूज करके जो है वो कर सकते हैं. सबसे पहले इमैस्कुलेशन. इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द फीमेल पेरेंट प्लांट. क्या हुआ, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें मेल भी है फीमेल भी है, लेकिन आपने मेल को रिमूव कर दिया, एंथर्स को रिमूव कर दिया, तो उसको हमने बोला इमैस्कुलेशन. रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. दिस इज डन बिफोर एंथर मैच्योर. इससे मतलब ये डेफिनेटली कब किया जाएगा, जब एंथर मैच्योर हो जाए. अब इमैस्कुलेशन करने से क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो गई, ठीक है. अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप ऐसे प्लांट्स में भी करेंगे ना जिनमें क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है. बाइसेक्सुअल फ्लावर है, आपने उसमें से एंथर को हटा दिया, बोल दिया इमैस्कुलेशन. एंथर अभी मैच्योर था तभी हटा दिया. और एंथर को जो हटाना है बेटा सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में हटाया जाता है, ताकि दिन भर जो है प्लांट उस लॉस से रिकवर कर सके. फिर क्या किया, बैगिंग कर दी. जो फीमेल फ्लावर है उसकी क्या कर, फीमेल जो पार्ट है उसकी क्या कर दी, बैगिंग. कवरिंग द इमैस्कुलेटेड फ्लावर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन. प्रिवेंट कंटेमिनेशन विद अनवांटेड पॉलन. मतलब क्या किया, आपने एंथर तो हटा दिया, ठीक. फिर वो जो फीमेल पार्ट बचा है वो पूरा के पूरे फ्लावर को क्या कर दिया, ऐसे कवर कर दिया, ठीक. क्यों कवर किया, ताकि कोई भी ऐसा वैसा पॉलन आके उस पर जर्मिनेट ना करे, क्योंकि आपको अपनी ही चॉइस का पॉलन जो है उस पर जर्मिनेट करवाना है, ठीक. डिजायर्ड पॉलन्स, अब देखिए बैगिंग कर दी, अब आप अपने डिजायर्ड पॉलन लेके आए और उनको स्टिग्मा पे ऐसे डस्ट कर दिया, रख दिया, ठीक. और फिर से फ्लावर को क्या कर दिया,
बैग कर दिया, क्यों बैग कर दिया? ताकि कोई दूसरा पॉलन फिर से ना आए, ठीक, रीबैगिंग कर दी, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहां पे वो पॉलन जर्मिनेट कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, और आपका डिजायर्ड जो है वो आपको सीड मिलेगा। तो देखिए यह है एनसीईआरटी की लाइंस बेटा, ठीक है। एज यू शेल लर्न इन दिस चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, आप एज यू शेल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग 9th चैप्टर में आप पढ़ेंगे, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, इन क्रॉसिंग कौन सी? डिफरेंट स्पीसीज और एंड ऑफन जेनेरा। एक ब्रीडर को क्या इंटरेस्ट होता है बेटा, बताइए? एक ब्रीडर जो है वो इंटरेस्टेड होता है कि वो अलग अलग स्पीसीज को, अलग अलग जेनरा को कंबाइन करे, ताकि वो उसको क्या मिले? टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज, ठीक है। चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे कि एक ब्रीडर को कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज चाहिए होती हैं, इसके लिए वो अलग अलग स्पीसीज को भी क्या करता है? आपस में हाइब्रिडाइज करा देता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन is one of the major approaches of crop improvement program। क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब क्रॉप की वेराइटी को और अच्छा बनाना है, इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत बड़ा अप्रोच है। इन क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen। अगर आपको मतलब क्या करना है, क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, तो आपको बहुत श्योर होना पड़ता है कि आपकी इच्छा वाला जो पॉलन है वही उस स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर रहा है, और कोई भी ऐसा वैसा पॉलन आके वहां जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, फीमेल पेरेंट जो है मतलब जो पेरेंट है उस पर दोनों फ्लावर्स हैं, मतलब मेल भी है फीमेल भी है। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहाइज यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी, ठीक है। तो क्या हो गया, एंथर को आपको रिमूव करना पड़ेगा फ्लावर बड से, इससे पहले कि एंथर डिहाइज करे, एंथर मैच्योर हो, पॉलन ग्रेन मैच्योर हो, उससे पहले आपको पूरा एंथर जो है वो हटा देना है फोर्सेप का यूज करके। This step is referred to as emasculation, removal of anther। क्या हो गया, emasculation। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper। किससे बना होता है? इमैस्कुलेटेड फ्लावर जिससे आपने एंथर हटाए हैं उस पर आप बैगिंग करोगे। क्या यूज करोगे बैगिंग के लिए? बटर पेपर यूज करोगे, टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ इट स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। कॉन्टेमिनेशन मतलब उस स्टिग्मा पे कोई अनवांटेड पॉलन आएगा तो उसको हम कॉन्टेमिनेशन कहेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, ठीक है, उस बैग्ड फ्लावर का स्टिग्मा जब मैच्योर हो गया, रिसेप्टिव हो गया, वो तैयार है पॉलन ग्रेन को लेने के लिए। मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड फ्रूट अलाउड टू डेवलप। देखिए अब आपने बैगिंग कर दी थी उस प्लांट की आफ्टर इमैस्कुलेशन, अब आपने क्या किया, अपना जो इच्छा वाला प्लांट है उससे लेके पॉलन लाए आप, उनको डस्ट किया किस पे? उस फीमेल पेरेंट पे, फिर आपने फिर से रीबैगिंग कर दी और फ्रूट डेवलप होने तक उसको बंद रखा। तो इसको पहले क्या हुआ, इमैस्कुलेशन, फिर बैगिंग, फिर रीबैगिंग, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल है, उस पर जो है कोई भी दूसरा मेल फ्लावर नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन नहीं होगी क्योंकि उसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है ही नहीं। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड, देयरफॉर द फ्लावर ओपन, ठीक है, बिफोर द फ्लावर ओपन, और सीधा सीधा क्या करेंगे, फीमेल फ्लावर की बैगिंग कर देंगे। मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको बैगिंग करने की जरूरत नहीं है, सॉरी इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे, बैगिंग ही करेंगे, समझ गए। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा जो है वो क्या हो गया, रिसेप्टिव हो गया, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो उस पर पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है, यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन ग्रेन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। समझ गए आप, जिसमें जो है सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उस पर इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, आप सीधा बैगिंग करेंगे। बैगिंग फिर जब तक वो उसका
स्टिग्मा मैच्योर होगा, आप अपनी इच्छा का पॉलन ग्रेन लाएंगे और फिर से रीबैगिंग कर देंगे फ्रूट फॉर्मेशन तक। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्या जो स्टेप्स आप लिख सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्ट आंसर में। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर इज टेकन, एंथर को रिमूव किया जाएगा। इमैस्कुलेशन, आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी ले सकते हैं, उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होगी। इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद बटर पेपर, बैगिंग की जाएगी। जब व्हेन द बैग्ड स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिविटी, स्टिग्मा जो है मैच्योर हुआ, द डिजायर्ड सेट ऑफ पॉलन ग्रेन इज डस्टेड, पॉलिनेशन करवाई, रीबैगिंग हुई, फ्रूट बना और डिजायर्ड सीड जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेटा अब आपके लिए क्वेश्चंस। या आप बताएंगे मुझे व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को डिफरेंशिएट करिए। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को डिटेल में बताइए। डिटेल में मतलब डाइक्लिनी, डाइकोगैमी, हेटेरोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सब आपको बताना है। कैस्टर और मेज मोनिशियस है और डायोशियस बताइए। कैसे पॉलन इंटरेक्ट करता है पिस्टिल के साथ, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम बोरोन इन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कैल्शियम और बोरोन का रोल आपको बताना है। पोरोगैमी, चेलेजोगैमी, मीजोगैमी क्या है। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं वो आपको मेंशन करने हैं। इसके साथ ही आप ये भी बताइए एंटोमोफिली क्या है, मिर्मैकोफिली, ऑफियोफिली, ऑर्निथोफिली, ये सब, कायरोटेरोफिली एंड मेलेकोफिली, ये भी आपको बताने हैं। चलिए होमवर्क जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।